जैसे इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, श्याम, बर्मा, आज का जो आपका सिंगापुर है या म्यांमार है, ये इन देशों में जो बसे हुए भारतीय मूल के लोग थे उन लोगों ने सहायता की थी और उसकी वजह से वो भारतीय फौज तैयार हुई। और बाद में जो अंग्रेजों के अलग अलग रेजिमेंट बने हुए थे भारत में, जातियों के नाम से और क्षेत्र के नाम थे और मजहब के नाम से, जैसे सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट, वो सोचते थे कि यह भारत में फूट डालने का भी काम करेगा, एक का दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन आजाद हिंद फौज बनने के बाद में उनको यह लग गया कि अगर वो यहां से नहीं जाएंगे तो उनके साथ हिंसक व्यवहार होगा, वे मारे जाएंगे और फिर उनको यहां से भगाया जाएगा। इसलिए समय से पहले उन्होंने आजाद होने की घोषणा कर दी भारत के। और यह सोचने की बात है, क्या कोई देश कभी गुलाम बनाने वाले देश के संसद से कानून बनाकर आजाद होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम। और इस बात को 1950 के बाद में एक बड़े कोई इंग्लैंड के कोई बड़े व्यक्ति आए थे, मुझे ध्यान में उनका नाम नहीं आ रहा, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि हम तो आजाद हिंद फौज की वजह से यहां से भागना पड़ा हम लोगों को, नहीं तो हम लोग यहां से नहीं जाते। और गांधी जी कभी भी भारत की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक नहीं होने देते। यही वजह है कि एक तरफ उन्होंने कहा था करो या मरो, जो 1942 का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और दूसरी तरफ उन्होंने जारी रखा अपना समर्थन उन लोगों को जो लोग अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो रहे थे। एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है तुलिका सिंह ने, क्या गांधी अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक ब्रांड थे? आभार आपका तुलिका। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप गांधी की आत्मकथा पढ़ें और गांधी के राजनीतिक व्यवहार को आप देखें, उस पर मनन करें, और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मिटा देना चाहा, जैसे सावरकर को मिटा देना चाहा, भगत सिंह को, आजाद, चंद्रशेखर आजाद को, रास बिहारी बोस को, बाघा यतीन को, सुभाष चंद्र बोस को, सावरकर को डबल काला पानी दिया, और दूसरी तरफ गांधी जब जेल में जाते थे तो उनको उस समय के हिसाब से 5 स्टार सुविधा मिलती थी। उन्होंने किताबें लिखी, नेहरू ने किताबें लिखी जेल में, जबकि सावरकर को अपने सेल, अपने कारागार की दीवार पे नख और ईंट से लगभग 10,000 पंक्तियां लिखनी पड़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए वो ब्रांड थे। और एक बात समझने की है कि प्रथम विश्व युद्ध के थोड़ा पहले और उसके बाद से जो लोग भारत से पढ़ने जाना शुरू किए और जो लोग इंग्लैंड जाना शुरू किए, वो लोग ये जान गए थे कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत छोड़ने की योजना बना रहे हैं। और ज्यादातर लोग वकील थे और वकीलों में आपस में कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम अंग्रेजों से संबंध बनाएं और साथ साथ आजादी की लड़ाई भी जारी रखें और जनता में अपनी पैठ के आधार पे हम अंग्रेजों से नेगोशिएट करें। यही काम ज्यादातर नेता कर रहे थे, उसमें गांधी भी शामिल थे, नेहरू भी शामिल थे। यह प्रवृत्ति बाद के लोग, यह प्रवृत्ति अरविंद घोष में नहीं थी, यह प्रवृत्ति बाल गंगाधर तिलक में नहीं थी, लाला लाजपत राय में नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस में नहीं थी, भगत सिंह में नहीं थी, क्या कहते हैं, रास बिहारी बोस में नहीं थी। तो जिन लोगों में प्रवृत्ति नहीं थी, जो अंग्रेजों से नेगोशिएट नहीं करना चाहते थे भारत की आजादी पे, आखिर उन लोगों को संट कर दिया गया, उन लोगों को खत्म कर दिया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जीवित थे उनको नेहरू ने मृत घोषित कर दिया कि ताइवान में एक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए, एक ऐसी दुर्घटना जो ताइवान में उस समय हुई ही नहीं थी। और अब तो इसके पुख्ता प्रमाण आ चुके हैं कि वो बाद तक जीवित थे, स्टालिन के कब्जे में थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आप डिक्लासिफाइड फाइल जो है नेताजी को लेकर के, नेताजी फाइल्स करके आप गूगल करिए, आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। एक सवाल मजाक मजाक में आर.के. पवार ने पूछा है कि मोदी जी इस बात का बुरा तो नहीं मानेंगे
कि गांधी और गोडसे पे चर्चा हो रही है इस तरीके से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में विचारने विमर्श करने की पूरी स्वतंत्रता है। और इसी लोकतंत्र के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। और मैं समझता हूं कि इस बात से इस तंत्र और इस तंत्र के मुखिया की कोई आपत्ति नहीं होगी। सुधीर तिवारी सवाल पूछते हैं, क्या गोडसे किसी भावुकता से बड़े गेम का मोहरा बन गए? देखिए, ये संभव है कि जिस वजह से और खासकर जिस वक्त गोडसे और गोडसे के साथियों ने फैसला लिया कि वो गांधी वध करेंगे, उसी समय अंग्रेज और अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ जाने वाले नेहरू जी भी चाह रहे हो कि किसी न किसी से गांधी उनके रास्ते से हट जाए, क्योंकि गांधी ने घोषणा कर दी थी कि हम कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे और अब सभी विचारधाराओं के लोग अलग अलग अपनी पार्टियां बना ले। और यह भी बात है कि तब तक जब आजादी मिल गई थी उसके बाद गांधी का उतना ज्यादा नेताओं में नहीं चलता था, जनता पे उनकी पकड़ थी, नेताओं में उनका नहीं चलने लगा था। और नेता चाहते भी नहीं थे कि वो बने रहे, क्योंकि नेहरू को तो अंततः जो उन्होंने बाद में किया, गांधी की देशी दृष्टि की हत्या करनी थी। और जो जिसने गांधी के शरीर को मारा उसी के ऊपर सब कुछ मढ़ दिया गया और धीरे से चुपके से गांधी की देशी दृष्टि की हत्या कर दी गई और सोवियत और कम्युनिस्टों के विकास मॉडल को अपना लिया गया और अंग्रेजों के पिट्ठू, मानसिक गुलाम, बौद्धिक गुलाम हम अब तक बने रहे। और अभी तक हम कोई बहुत आगे उससे कम से कम लोग ब्यूरोक्रेसी के मामले में, न्यायपालिका के मामले में, मीडिया के मामले में, शिक्षा संस्थानों के मामले में आज भी हम वही तोता रटंत पे आगे बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारत घृणा के शिकार हैं, हम हिंदू घृणा के शिकार हैं, हम आत्म घृणा के शिकार हैं। भारत कुछ अच्छा कर सकता है ये सामने दिखने के बावजूद हम विश्वास नहीं करना चाहते। ये बहुत हद तक नेहरू और उनकी पीढ़ी के जो मानसिक गुलाम लोग थे, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, उन लोगों की देन है। एक बहुत बड़े ऑथर हैं अमिताभ सत्यम, बैंगलोर में रहते हैं और स्मार्ट सिटीज और द एंड ऑफ रोमांस दोनों बेस्ट सेलर किताबें हैं, उसके लेखक हैं। उन्होंने पूछा है कि गांधी जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वे मुसलमानों के पक्षधर हो गए। मैं उस घटना का सीधा सीधा जिक्र करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मुझे उस घटना का भान नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कुछ कयास लगा सकता हूं। कयास यूं लगा सकता हूं कि गांधी जी कहीं ये सोचते होंगे कि अगर वो मुसलमानों का विरोध करेंगे तो मुसलमान और ज्यादा भारत विरोधी हो जाएंगे और भारत भर में एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा कि भारत में सिर्फ 2 नहीं हो सकता है कि 4 देश बन जाए, इसके 4 टुकड़े हो जाए। और शायद भारत के लोग उनकी निगाह में, और भारत में जो कांग्रेस का नेतृत्व था उसे संभालने में समर्थ नहीं था, शायद वे ऐसा सोचते रहे हों। वे यह जरूर मानते थे कि एक औसत मुसलमान बुली होता है और एक औसत हिंदू कायर होता है। यह उनका मानना गलत था, तथ्यों से परे था। 1947 से पहले और इस्लामी हमले की शुरुआत हुई है 636 में, मोहम्मद साहब के मरने के 4 साल बाद, यानी 636 से लेकर 1947 तक 1311 साल। इस 1311 साल में शायद ही कोई हफ्ता रहा हो जहां भारत के किसी न किसी कोने में, मैं तो कहता हूं कोई दिन रहा हो, कि जो हमलावर थे, जो भारत को गुलाम बनाने आए थे, जो बर्बरता पूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उनसे भारत के लोग नहीं लड़े हो। अगर नहीं लड़े होते तो 10 करोड़ से अधिक लोग नहीं मारे जाते उस दौरान जब भारत की औसत आबादी 20 से 22 करोड़ थी। तो भारत के लोग कायर थे, यह मानना तथ्य से परे है। स्पेन के बाद भारत एकमात्र देश है जहां मुसलमानों ने शासन किया, फिर भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पुरानी संस्कृति, विरासत, हिंदुत्व और सनातन को बचाने में सफल रहा। और भारत के साथ तो दोहरी बात थी, यहां पे अंग्रेजों ने भी अपनी ईसाईयत दृष्टि के साथ राज किया, फिर भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा एक तरीके से भारत रह गया।
यहाँ के शासकों के मानसिक गुलाम होने, अंग्रेजी परस्त होने, इस्लाम परस्त होने के बावजूद भारत उस तरीके से खत्म नहीं हुआ जैसे ईरान हुआ, जैसे मिस्र हुआ, जैसे इराक हुआ, जैसे सीरिया हुआ, जैसे यमन हुआ, जैसे सऊदी अरब हुआ, जैसे उत्तरी अफ्रीका के अनेक देश हुए। इसलिए ये कहना कि भारत के लोग दब्बू थे, औसत हिंदू दब्बू थे, गांधी जी को इसकी पक्की जानकारी नहीं थी, तथ्य से बड़े बात है। और शायद इस वजह से उन्होंने मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू किया हो, भयभीत होकर के। जैसे एक कहावत है उर्दू में, नंगा डरे खुदाए, मतलब जो लोग नंगई करते हैं, जो लोग बर्बरता करते हैं, जो लोग हर बात में उल्टे सीधे पे उतर आते हैं, उनसे तो खुदा भी डरता है। शायद यही कारण रहा हो कि वो उनके प्रति पक्षपात करते थे, डर के करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सनातन दृष्टि है, जो करुणा, दया, अहिंसा की दृष्टि है, और यहाँ की अहिंसा में हिंसा शामिल है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जितने बड़े नायक हैं वो हथियारों के साथ नहीं होते। हमारे देवियों के हथियार हैं, देवियों के अनेक रूप हैं, वो हथियारों से लैस है। राम हथियार से लैस है, कृष्ण हथियार से लैस है, शंकर हथियार से लैस है, लेकिन वो बेजा हिंसा नहीं करते। या तो वो धर्म को बचाने के लिए, कर्तव्य के लिए, समाज को बताने के लिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। क्यों कहते हैं? यहां हिंसा इस रूप में है कि अपने धर्म को बचाने के लिए, कर्तव्य को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, और समाज में अहिंसा को कायम रखने के लिए भी हिंसा जरूरी है। हमारा देश और समाज इस सूझबूझ वाला था। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत आज भारत नहीं होता, वो भी सीरिया, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, इराक बन गया होता, अफगानिस्तान बन गया होता, ईरान बन गया होता, सऊदी अरब के जैसे देश है वैसे बन गए होते, जहां की विरासत, इस्लाम के पूर्व की विरासत जो है वो मिट गई है, उनका नाम लेवा नहीं है, क्योंकि इस्लाम की अवधारणा ही थी दौरे जाहिलिया। इस्लाम के पहले के जो लोग थे वो अंधकार के युग में रह रहे थे। और एक सवाल है, चित्पावन ब्राह्मणों के नरसंहार में कांग्रेस की क्या भूमिका थी? तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नाथूराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण थे, और जब उन्होंने गांधी का वध किया उसके बाद में पुणे और बॉम्बे में हजारों चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या में कांग्रेसियों का बहुत सक्रिय योगदान था। इससे भी साबित होता है कि ये कांग्रेसी कोई अहिंसा के पुजारी नहीं थे, ये कांग्रेसी गांधी के अहिंसा के पुजारी नहीं थे, बल्कि गांधी का वध जो वो खुद चाहते थे, जो गोडसे ने कर दिया, वो उसका लाभ उठाना चाहते थे और समाज में एक आतंक मचा के कहना चाहते थे हम जो नीति अपना रहे हैं वह सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो, और फिर ये 1984 में जो दिल्ली में दंगे हुए, इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख गार्डों ने कर दी, तो क्या उनके 2 सिख गार्डों से हत्या की वजह से क्या पूरा सिख समुदाय आतंकवादी हो गया? नहीं ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दिल्ली में जो दंगे हुए, माफ करिएगा, दिल्ली में दंगा नहीं हुआ, दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ, जिसमें 3000 से ज्यादा सिख मारे गए, और वो सब के सब कांग्रेसी गुंडों द्वारा करवाए गए। और जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिन पर आरोप लगे, उन पर लंबे समय तक, 20 साल तक कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई, और उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हैं, और कांग्रेस के और दूसरे नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर तक बने वो शामिल है। तो कांग्रेस ने तो नरसंहार करने वालों को मंत्री पद से पुरस्कृत किया, और एक पार्टी के रूप में सबसे ज्यादा अगर हिंसा का इतिहास है आजादी के बाद तो ये तो कांग्रेसियों का है। आप खुद उठाकर देख लीजिए कितने लोगों की हत्या हुई है, राजनीतिक रूप से कितने लोगों की हत्या हुई है, या करियर की हत्या हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर ललित नारायण मिश्रा से लेकर के राजेश पायलट से लेकर माधवराव सिंधुआ से लेकर के बाद में अनेकों लोग हैं जिनकी हत्या हुई है, और रहस्यमय परिस्थितियों में जिनकी हत्या हुई है।
इतना ही नहीं, आजादी मिलने के समय की बात है, पटना के एक मुसलमान नेता थे और उनको बिहार में उनकी बड़ी छवि थी। कुहासे का लाभ उठा करके एक पुलिस कर्मी द्वारा उनको मरवा दिया गया और कहा गया कि हमको तो पता ही नहीं चला गया, जबकि वो बड़े नेता थे, उनको लोग जानते थे। वो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं एक सेशन में भाग लेने जा रहा हूं, फिर भी उनकी हत्या हो गई। तो अगर आप जाएंगे उस हिंसा में, तो कांग्रेस और बाद में कम्युनिस्टों का इस देश में हत्या में, नरसंहार में तो बड़ा इतिहास है। इसलिए वो अहिंसा के नाम पे कम से कम गोडसे के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकते, क्योंकि कम्युनिस्टों के तो जो महानायक है वही नरसंहारी है। उनके सामने मुसोलिनी और हिटलर पानी भरे। माओ के नाम 5.5 करोड़ से ज्यादा चीनियों के नरसंहार का है मामला, और स्टालिन ने 2.5 करोड़ से ज्यादा रूसियों के नरसंहार करवाए, और अपनी नीतियों से करवाए, अपने फैसलों से करवाए। अकेला जाकर के छुरा और गोली तो नहीं मारी होगी ना। अगला सवाल है एक राजन भारद्वाज जी का सवाल है। वो पूछते हैं गांधी गोडसे और गांधी और गोडसे के संदर्भ में कोरोना काल पे हमारे विचार क्या है। फिर वो सवाल पूछते हैं, एक प्रभात मोहन ठाकुर है, सवाल पूछते हैं क्या अहिंसा समस्याओं का समाधान है। फिर एक और सवाल है राजन भारद्वाज का कि वामपंथी लोग गोडसे का नाम लेकर के शांति का शोर बचाते हैं, क्या वो लोग पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार से दुखी थे क्या, जबकि इन जगहों में जो हिंदुओं का नरसंहार, बलात्कार, अपहरण हुआ था, उससे गोडसे बहुत दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी वध का फैसला लिया था। इस सवाल का हम लोग जवाब दे चुके हैं। लेकिन आज के दौर में जो आपका ये कोरोना काल है, इसमें गांधी गोडसे पे चर्चा, ये सवाल बड़ा रुचिकर सवाल है, और मैं इसके लिए राजन भारद्वाज जी का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि बड़ा लीक से हटके ये सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए, 2-3 उदाहरण ले लीजिए। आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस कहां आ रहे हैं? कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं दिल्ली में और मुंबई में। ये दोनों जगह सेकुलर सरकारें हैं, और वो लोग जिन लोगों की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से, उनके मानने वाले अनुयायियों की वजह से जो कोरोना फैल रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारत का 1/3 कोरोना का मामला महाराष्ट्र में है, और उसमें भी आधा से ज्यादा मुंबई में है। और जो सबसे ज्यादा मामला आने वाला है वो बंगाल से आने वाला है, और वहां भी तुष्टीकरण के चलते कोरोना फैलाने वाले तबलीगी जमातियों और उनके मानने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि आंखें मूंद ली जा रही है उनकी वजह से। सिर्फ कलकत्ता में मेरी जानकारी के हिसाब से 50,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोग हैं, और सरकार ने अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना से भी लोग मरे तो डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाए यूजुअल, कोरोना उसका कारण नहीं बताया जाए। तो अगर आप कोरोना से मरने वालों का पता आज बंगाल में करना चाहते हैं, तो आपको जाकर के ये पता करना पड़ेगा कि पिछले साल इस महीने कितने लोग किस कब्रिस्तान में दफन हुए थे और इस महीने कितने लोग मरे हैं। फिर आपको जाना पड़ेगा स्मशान घाटों में पता करने कि पिछले साल इस महीने कितने लोगों के दाह संस्कार हुए थे और इस महीने कितने लोगों के दाह संस्कार हुए। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकार आंकड़े छिपा रही है। यही हाल देश के उन राज्यों का है जहां पे कांग्रेसियों या कांग्रेस की मानसिकता वाली पार्टियों की सरकारें हैं। तो ये जो तुष्टीकरण है, यह तुष्टीकरण देश और समाज के लिए कितना आत्मघाती हो सकता है, साथ साथ उस समाज के लिए कितना आत्मघाती हो सकता है जिसका तुष्टीकरण किया जा सकता है, इसकी अगर जड़ आप ढूंढेंगे तो इसकी जड़ मिलेगी 1920, 21-22 में, जब खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की में मुसलमानी सत्ता, इस्लामी सत्ता यानी खिलाफत
की स्थापना के लिए भारत के मुसलमान संघर्ष कर रहे थे, तो गांधी जी ने उन मुसलमानों का साथ दिया था। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, जो कांग्रेस के साथ थे, उस समय जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे, तो वो लोग किनारे कर दिए गए। और कांग्रेस को कितना साथ मिला इन मुसलमानों का वो पता नहीं, लेकिन भारत के बंटवारे की तरफ तेजी से कदम बढ़ता चला गया। और अंततः भारत का न सिर्फ बंटवारा हुआ, बल्कि बंटवारे के समय लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उनके साथ बर्बरता की गई। और उसके बाद भी उसी तुष्टीकरण के तहत, उसी हवाई अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, यानी आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो गैर मुसलमान रह रहे थे, उनको अंधेरे में रखा गया। और आज जब उनमें से उनका लगभग 90% से भी ज्यादा जबरिया मुसलमान बनाया जा चुका है या उनका नरसंहार हो चुका है, तो थोड़े से कुछ बच गए लोगों को वरीयता के आधार पे भारत की नागरिकता देने की बात हो रही है। तो भारत में जो मुसलमान नेता है, जो यहाँ के जिहादी है, जो यहाँ के कम्युनिस्ट है, जो कांग्रेसी है, जो सेकुलर लोग हैं, आज सीएए का विरोध कर रहे हैं। और यह धमकी भी दे दी जाती है कि सीएए नहीं वापस किया गया तो जो 1921-22 में हिंदुओं का हाल मालाबार में मोपलाओं द्वारा जो किया नरसंहार था, मोपला मुसलमान कहे जाते हैं वहां पे, वह फिर से दोहरा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो गांधी और गोडसे, यानी गांधी की जो तुष्टीकरण की नीति थी उसके खिलाफ गोडसे ने उनका वध किया, लेकिन गोडसे का यह वध एक अर्थ में काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि गांधी की जो तुष्टीकरण की नीति थी उसको बाद में सभी पार्टियां, सभी नेता उस पर लागू करते रहे, कम या ज्यादा। और गांधी की जो ताकत थी, जो मजबूती थी, जो देशी दृष्टि थी सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, गो गंगा गाय गीता के प्रति, भारत की भाषाओं के प्रति, संस्कृत के प्रति, वह सब ढक दिया गया। और उसी का परिणाम है आज भी हम उस तुष्टीकरण से नहीं उबरे हैं। पूरी दुनिया जब सिर्फ कोरोना से लड़ रही है, तो हम यहाँ कोरोना से भी लड़ रहे हैं और कोरोना जिहादियों से भी लड़ रहे हैं, कोरोना फिदायीन से भी लड़ रहे हैं। और जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग पुलिस कर्मी हैं, जो लोग पत्रकार भी, जो लोग कोरोना के इस काल में जहां तहां जाकर के इकट्ठा कर रहे हैं सूचना, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। उनमें भी उनको भी कोरोना संक्रमित कराने की साजिश हो रही है। यह आकस्मिक नहीं है कि एक टेस्ट होने के बाद जी न्यूज रूम में लगभग 29-30 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। किसी भी न्यूज रूम में ऐसा नहीं पाया गया है। संभव है इसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश हो, क्योंकि जैसे ही यह पता चला, और खुद यह घोषणा जी न्यूज ने की, खुद अपने उस भवन को सील कराया जी न्यूज ने, तो प्रशांत भूषण और इस तरह के जितने हमारे सेकुलर लोग हैं, जो जितने सेकुलर जिहादी लोग हैं, जो जिहादियों का साथ देने वाले लोग हैं, जो गांधीवादी भी खुद को कहते हैं, वो लोग ये कहने लगे कि जी न्यूज को बंद करो। आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन यह तो मानेंगे कि जी न्यूज राष्ट्रनिष्ठ जो खबरें हैं, जो दृष्टि है, उस दृष्टि से खबरों को सामने लाता है। और राष्ट्रनिष्ठ चैनल या अखबार या किसी भी संस्थान पे हमला हो जाना सिर्फ इसलिए